हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरी शंकर अपने यूट्यूब चैनल यूनिकैम स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन सीरीज चला रखी है जिसमें मैं प्रतिदिन 25 या 30 क्वेश्चनों का विशेष हल कराता हूं। और ये क्वेश्चन है यूपीपीसीएल का प्रीवियस पेपर है दोस्तों। और इसमें आगामी क्वेश्चन मैंने हम 76 से शुरू करेंगे और 75 तक मैंने करा दिए हैं। अगर आपको दोस्तों 75 तक क्वेश्चनों का हल चाहिए तो इसके पीछे वाले 3 वीडियो का आप दोस्तों ज़रूर देखना। तो दोस्तों चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि पोटेंशियोमीटर यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर अर्थात विभव ट्रांसफार्मर एक है, ऑटो ट्रांसफार्मर है या स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या आदर्श ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो दोस्तों बताना इसके क्वेश्चन का आपके हिसाब से ऊपर क्या होना चाहिए। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, कौन सा होता है? तो दोस्तों पहले तो बता दूं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है, अर्थात जो मापक ट्रांसफार्मर होता है ये। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है उच्च वोल्टेज की धारा को नापने के लिए। और ये उच्च वोल्टेज की धारा को प्राइमरी में लेकर सेकेंडरी में ये उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कर प्रयोग करता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, किसी इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव होता है, किसी इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या आवेश। इलेक्ट्रॉन को आवेश से कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है दोस्तों, आप बताना कितना होता है? क्या प्लस? नहीं, एक प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम या माइनस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, माइनस 1.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम या माइनस 1.22 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो दोस्तों पहले तो ये है कि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। कौन सा होता है? ऋणात्मक आवेश। तो जो पॉजिटिव आवेश है उसको हम इससे बाहर कर देते हैं, अर्थात ये नहीं हो सकता। इसका बचे 3 ऑप्शन। तो दोस्तों इसका होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये ऑप्शन यहीं पर दिखाई दे रहा है और वो भी ऋणात्मक। कौन सा? ऋणात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी प्रकोष्ठीय ट्रांसफार्मर में कुल कितने चुंबकीय परिपथ होते हैं? प्रकोष्ठीय यानी सेल टाइप। और सेल टाइप में कितने चुंबकीय पथ होते हैं? तो दोस्तों सेल टाइप में कितने होते हैं? 4 होते हैं या 3 होते हैं या 2 होते हैं या 5 होते हैं? तो जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर है दोस्तों उसमें कितने होते हैं? 2 चुंबकीय परिपथ होते हैं। कितने होते हैं? 2 चुंबकीय परिपथ होते हैं। और जो ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, ये जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है उसी का एक भाग। और कोर टाइप कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संकीर्ण जगह में काम करने के लिए किस प्रकार के प्लायर का उपयोग किया जाता है? अर्थात जो संकीर्ण जगह में उपयोग करने वाले प्लायर का नाम है क्या है? संकीर्ण जगह में उपयोग करने वाले प्लायर का नाम है क्या है? तो जो संकीर्ण जगह में उपयोग करते हैं उसका क्या नाम क्या है? गोल नोकदार प्लायर, जोड़ प्लायर, साइड कटिंग प्लायर, लंबे नोकदार प्लायर। तो संकीर्ण जगह प्रयोग करने के लिए लंबे नोकदार प्लायर उपयोग करते हैं। कितने? लंबे नोकदार प्लायर उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेटर में किस प्रकार का डायोड प्रयोग किया जाता है? वोल्टेज रेगुलेटर में किस प्रकार का डायोड प्रयोग किया जाता है? वैरेक्टर डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, फोटो डायोड या जिन्नर डायोड? वैरेक्टर डायोड यूज नहीं करते। प्रकाश उत्सर्जक अर्थात एलईडी, ये एलईडी प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ये नहीं करते। फोटो डायोड, ये फोटो की प्रकाश किरण है, अर्थात प्रकाश गिरने पर ये प्रतिरोध को अपने कम करता है, ये नहीं करते। जेनर डायोड को उपयोग करते हैं। और जेनर डायोड दोस्तों क्या है? ऋणात्मक क्या है? रिवर्स वाइस अवस्था में प्रचालित होता है। रिवर्स वाइस अवस्था में यानी पश्च अभिनत अवस्था में ये प्रचालित होता है। और जो वैरेक्टर डायोड है दोस्तों, ये भी पश्च अभिनत में अर्थात रिवर्स वाइस अवस्था में प्रचालित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, टोरॉइड एक प्रकार की है। टोरॉइड एक प्रकार की है लूप्ड वायर, तार की कुंडलित कॉइल, सीधा तार, तार की कुंडली। तो तार की कुंडलीकृत कॉइल होती है। क्या होती है? क्या है? टोरॉइड एक क्या है? यही कि तार की कुंडलित कॉइल होती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक तो टोरोडॉइल, एक सोनोलॉइड। जो सोनोलॉइड होती है उनके बीच में जो कुंडली होती है उनके टर्नों के बीच में दूरियां कम होती है और एक टर्न की मोटाई भी कम होती है, और जो कि अर्थात व्यास कम होता है। और जो टोरोडॉइल है उसका व्यास ज़्यादा होता है और एक दूसरे कॉइल के बीच में दूरी काफ़ी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में चलने वाली मोटर, एसी और डीसी आपूर्ति, अर्थात एसी आपूर्ति और डीसी आपूर्ति जो कि दोनों पर जो कि कौन सी मोटर चल सकती है, कौन सी मोटर काम कर सकती है, यूनिवर्सल मोटर, शेडेड पोल मोटर, कंपाउंड मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर। तो दोस्तों एसी और डीसी दोनों पर कौन सी मोटर चल सकती है, यूनिवर्सल मोटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए दोस्तों, शेडेड पोल नहीं चल सकती, कंपाउंड नहीं चल सकती, हिस्टैरिसीस नहीं चलती। और दोस्तों एक हिस्टैरिसीस मोटर है, ये एसी की कौन सी है, सिंक्रोनस मोटर है, एसी की सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों इतनी जानकारी है। और दोस्तों ये जो कंपाउंड शेडेड पोल मोटर है ये निम्न दक्षता पर कार्य करता है, इसकी दक्षता होती है 35%। कितनी होती है, अधिकतम 35%। कंपाउंड मोटर ये डीसी मोटर है, इसी पर नहीं चलेगी। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन, भू रिसाव सर्किट ब्रेकर को रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। भू रिसाव अर्थात अर्थिंग, जो अर्थ है, अर्थ यानी ELCB, अर्थ लिखे सर्किट ब्रेकर है, उसको एक अतिरिक्त नाम से जाना जाता है। उसका नाम क्या है, अवशेष करंट सर्किट या रेजिडुअल करंट सर्किट, लघु प्रकोष्ठ वाले सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट कंट्रोल ब्रेकर, या ढाले गए सर्किट ब्रेकर यानी मोल्डेड सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों जो भू रिसाव अर्थात ELCB को एक अतिरिक्त नाम से जाना जाता है वो क्या नाम है, अवशेष करंट सर्किट ब्रेकर अर्थात रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अर्धतरंग दिष्टकारी की दक्षता, अर्धतरंग दिष्टकारी की दक्षता। तो अर्धतरंग दिष्टकारी की दक्षता कितनी होती है, 40.6, 260% या 90%। तो दोस्तों अर्धतरंग दिष्टकारी की दक्षता होती है 40.6%। और इसमें एक डायोड प्रयोग किया जाता है। कितना डायोड, एक डायोड। और जो फुल वेव रेक्टिफायर है दोस्तों, उसमें वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो फुल वेव के अंदर 2 डायोड वाला और एक 4 डायोड वाला। 2 डायोड वाला दोस्तों है, उसमें उसकी दक्षता होती है 81.2%। कितनी दोस्तों, 81.2%। और फुल वेव में एक और होता है किसको, उसको क्या कहते हैं, सेतु दिष्टकारी। सेतु दिष्टकारी में कितने डायोड प्रयोग करते हैं, 4 डायोड, उसकी भी दक्षता 81.2% होती है। इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों इतनी जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह को कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, या दोस्तों धारा कहते हैं, या आवृत्ति कहते हैं। तो दोस्तों तो इलेक्ट्रॉन के बीच में बाधा डालते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को प्रवाह कराता है वो होता है विद्युत वाहक बल। और जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है उसे कहते हैं धारा, उसे क्या कहते हैं, धारा। और इन धाराओं को एसी के अंदर 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाए जाते हैं यानी 360 डिग्री के जितने चक्कर लगाए उसे कहते हैं आवृत्ति। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के नियमानुसार किसी लाइटिंग सर्किट में अधिकतम भार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो लाइटिंग सर्किट है उसमें भार कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। जो लाइटिंग सर्किट है दोस्तों उसका भार पूछा है, तो इसमें पहला देखिए 1000 वाट, 1200 वाट, 1500 वाट या 800 वाट। जो लाइटिंग सर्किट है उसका भार अधिकतम कितना नहीं से अधिक नहीं होना चाहिए, 800 वाट से। और जो पावर वाली सर्किट है उसका अधिकतम भार 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों इतनी जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी उद्दीप्त इनकैंडिसेंट लैंप का पावर फैक्टर होता है, इनकैंडिसेंट लैंप का पावर फैक्टर पूछा है दोस्तों। इनकैंडिसेंट लैंप को हम शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के रूप में जानते हैं, इसके अंदर शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के रूप में प्रयोग करते हैं हम। तो इसका हो जाएगा शुद्ध प्रतिरोधी का होता है 1, अर्थात इसका पावर फैक्टर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन सबसे कुशल और बड़ी उपयोगी अवमंदन डैम्पिंग है। अवमंदन प्रणाली अर्थात डैम्पिंग प्रणाली सबसे कुशल और बड़ी है, अर्थात सबसे ज़्यादा उपयोगी में काम आती है। तो वायु घर्षण, स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली है, और तरल घर्षण और भवन धारा प्रणाली। तो दोस्तों जो डैम्पिंग अर्थात अवमंदन के लिए यंत्रों में प्रयोग करते हैं वो 3 होगी, एक वायु घर्षण है और एक तरल घर्षण है और एक है भंवर धारा प्रणाली। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सी है, भंवर धारा प्रणाली। इसके अंदर हम जिस कुंडली का प्रयोग करते हैं उसी से हम प्रयोग में ला सकते हैं, इसके अतिरिक्त इसमें कोई कुंडली लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और वायु घर्षण जो कि प्रणाली है वो दोस्तों जो मूविंग आयरन प्रकार के यंत्र है उसमें प्रयोग करते हैं। किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल जो कि जुड़ी होती है। इंटरपोल पहले तो देखते हैं दोस्तों, इंटरपोल यानी अंतराध्रुव। अंतराध्रुव प्रयोग किस में आते हैं, अंतराध्रुव जो कम्यूटेशन है उसके लिए प्रयोग में, कम्यूटेशन की स्पार्किंग को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो
इंटरपोल है दोस्तों, वो एक तो बता दूं कि ये आर्मेचर कुंडली के साथ जुड़े होते हैं। तो जो दोस्तों आर्मेचर कुंडली से संबंधित ऑप्शन है उसी को हम टिक करके देखते हैं। ये एक आर्मेचर, ये आर्मेचर, ये बाहर, ये दो किस ऑप्शन कट जाएंगे। तो आर्मेचर कुंडली के क्या होते हैं, श्रेणी में जुड़े होते हैं। आर्मेचर कुंडली के श्रेणी में जुड़े होते हैं इंटरपोल। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज बराबर होती है। स्टार कनेक्शन है, पिंग माइन है, जिसकी लाइन वोल्टेज अर्थात वीएल किसके बराबर होती है, वीएल होती है जिसकी वीपी अर्थात फेज वोल्टेज का अंडर 3 गुना अधिक होती है। तो जो इसमें अंडर 3 गुना फेज वोल्टेज का है वही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर 4 नंबर सही हो जाएगा। और जो स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज यानी आईएल बराबर होती है आईपी के, अर्थात लाइन वोल्टेज किसके बराबर होती है, फेज वोल्टेज के। ये ऑप्शन इसके गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, छुपाई गई या वाहिक नली वाली डक्ट वायरिंग को कहा जाता है। जो हम छुपाई अर्थात जो पाइपों के अंदर वायरिंग करते हैं, जो बाहर से नहीं दिखाई देती, लगती सुंदर है, उस वायरिंग को क्या कहते हैं। शीशा कवचित वायरिंग, बटन वायरिंग बाहर की जाती है। पीवीसी केसिंग कैपिंग, ये केसिंग कैपिंग होती है, उसके अंदर तारों को लगाया जाता है, ये दीवार के ऊपर की जाती है। और ये जो भूमिगत नाली पाइप, ये अंदर की जाती है। पाइपों को दीवार के अंदर पहले लगाया जाता है, उसके बाद उसमें तारों को डाला जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंडक्शन मोटर का स्टेटर बना होता है। तो इंडक्शन मोटर का स्टेटर अर्थात जो मोटर हैं उनका स्टेटर तो दोस्तों इसमें इसने पूछा है द स्टार्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मोड ऑफ ए। तो दोस्तों इसने पूछा है कि जब इंडक्शन मोटर उसका स्टार्टर अर्थात जो मोटर हैं उनका स्टेटर दो बनाया जाता है। एक बनाता है कास्ट आयरन से और एक बनाया जाता है कास्ट स्टील से। और जो कास्ट आयरन का है वो निम्न शक्ति क्षमता की मोटर उनके लिए, और कास्ट स्टील का बनाया जाता है उच्च शक्ति क्षमता के लिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन में देखिए एल्यूमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन स्टील, कास्ट आयरन। तो दोस्तों इसने दोनों ऑप्शन दिए हैं। तो इसने हो सकता है ये पूछा हो कि उच्च क्षमता वाली मोटर इंडक्शन मोटर वैसे उच्च क्षमता की बनाई जाती है, तो ये हो सकता है इसका सिलिकॉन स्टील इसका ऑप्शन सही हो सकता है। वैसे होगा तो इसका आयरन भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन सी विद्युत रोधी है। तो इन्हें पूछा है कि इंसुलेटेड जो कि इसमें धातु है या पदार्थ है वो कौन सा है। तो इंसुलेटेड पदार्थ है इसमें कौन सा, तांबा है, तांबा एक चालक है, पीतल ये भी एक चालक है, फाइबर ये चालक है, सोना ये चालक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइबर। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, किसी धारामापी के परिसर अर्थात रेंज को विस्तारित किया जा सकता है। एक धारामापी की रेंज को विस्तारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसमें देखते हैं, इसे निम्न मान प्रतिरोध के साथ समांतर में जोड़कर अर्थात इसके समांतर के अंदर एक निम्न मान का प्रतिरोध जोड़कर। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसे उच्च मान का प्रतिरोध के साथ सीरीज में जोड़कर, और इसे निम्न मान प्रतिरोध के साथ सीरीज में जोड़कर, या इसे उच्च मान के प्रतिरोध के साथ समांतर में जोड़कर दोस्तों। तो दोस्तों आप इसका आंसर बताइए अपने हिसाब से। तो दोस्तों जो एमीटर होता है, एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए उसके समानांतर क्रम में एक निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। अर्थात ये हो जाए इसका आंसर नंबर 1 सही। क्या जो इसका आंसर नंबर 1 सही। और दोस्तों जो वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, तो दोस्तों वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं जो प्रतिरोध है ना, जो उच्च मान का प्रतिरोध किस में जोड़कर, सीरीज में जोड़कर प्रयोग करेंगे। उच्च मान का प्रतिरोध सीरीज में जोड़कर वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन का तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ए नंबर, वोल्ट मीटर किया जाएगा बी नंबर। इसका तो यही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 ट्रांसफार्मर को तुल्यकालिक अर्थात समांतर क्रम में प्रचालित करने के लिए निम्न में से सबसे बेस्ट शर्त कौन सी। गति और भार बराबर हो। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर गति नहीं करता है, तो जो गति वाले ऑप्शन है पहले उसको टिक कीजिए। ये गति, आवृत्ति, वोल्टेज और फेज क्रम समानुपात होना चाहिए, हो सकता है। ये गति है, वो गति नहीं होती ट्रांसफार्मर की। ये ऑप्शन गलत है, ये हो गया पहले गलत, गति ये फिर गलत हो गया, अर्थात गति तो होगी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आवृत्ति, वोल्टेज और फेज क्रम समान होना अति आवश्यक। और इसमें सबसे अति आवश्यक है फेज क्रम समान होना जरूरी है, क्योंकि अगर फेज क्रम विपरीत हो जाता है तो ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, इंसुलेशन प्रतिरोध को
उपयोग करते हुए मापा जाता है? इंसुलेशन प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? मेगर के द्वारा, क्लैंप मीटर के द्वारा, मल्टीमीटर द्वारा, टेकोमीटर द्वारा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट पहले भी आ चुका है, ये क्वेश्चन दोस्तों पहले भी आ चुका है। तो दोस्तों मेगर का उपयोग करते हैं उच्च मान का प्रतिरोध नापने के लिए। इंसुलेशन प्रतिरोधी उच्च होता है, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? ए। इसका ए हो जाएगा। क्लैंप मीटर किसी परिपथ में बिना बाधा डाले धारा मापन के लिए क्लैंप मीटर प्रयोग करते हैं आजकल। इसमें वोल्टेज, पावर फैक्टर, आवृत्ति, डायोड के सिरे ये मापने के लिए भी इसमें मल्टीमीटर जैसा, इसमें डिजिटल मल्टीमीटर जैसा ही दे दिया। इसमें मल्टीमीटर को एवोमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एवोमीटर भी। अर्थात इसमें वोल्टेज, एम्पियर और प्रतिरोध तीनों को मापा जाता है। टैकोमीटर स्पीड नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, किसी पूर्णतः आवेशित लेड एसिड बैटरी है, उसका विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? 2580, 2280, 1280, 1800। तो दोस्तों पूर्ण आवेशित जिसकी फुल चार्ज है, जिसकी शीशा संचायक बैटरी है, तो उसका ये 2500 तक के नहीं हो सकता दोस्तों, यहाँ तक नहीं होता। इसका वैसे पॉइंटों में देखिए तो 1.28 होता है, और वैसे ये 1200 ऐसे भी लेते हैं हम 1200, तो ये हो जाएगा 1280 फुल चार्ज में हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर 1280। और अर्ध चार्ज में होता है 1.20 से 1.25, अर्थात ये हो जाएगा 1200 से 1250 अर्ध चार्ज होता है। और डिस्चार्ज, अर्थात डिस्चार्ज में हो जाएगा इसका 1.8, अर्थात इसका हो जाएगा 1.8 हो जाता है। 1.8 में से दोस्तों 1.18, 1180 तक। और डेड चार्ज अर्थात मृत अवस्था में इसका हो जाता है 1150, अर्थात 1.15 से कम भी हो जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों इतनी जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सीढ़ियों पर वायरिंग में निम्न में से किस स्विच का प्रयोग किया जाता है? सीढ़ियों की वायरिंग में किस प्रकार का स्विच प्रयोग किया जाता है? और वैसे दोस्तों सीढ़ियों की वायरिंग में 2 वे स्विच अर्थात 2 मार्ग वाला स्विच प्रयोग करते हैं। और इसके लिए क्या है, इसने शर्त भी दी है, क्योंकि सीढ़ियों की वायरिंग में 2 लैंप जलाते हैं। इसने किया कि 2 से अधिक लैंप को जलाने के लिए कौन सा स्विच प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन देखिए, पुल आउट स्विच, मध्यवर्ती स्विच, एक तरफा स्विच, बेल स्विच। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मध्यवर्ती स्विच, अर्थात इंटरमीडिएट स्विच से प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, डीसी मोटर स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। डीसी के अंदर को मोटर में स्टार्टर हम उपयोग करते हैं फील्ड सर्किट प्रतिरोध बढ़ाने के लिए नहीं। फील्ड का प्रतिरोध वैसे जो शंट मोटर है उससे काफ़ी होता है। पस से ईएमएफ को घटाने के लिए, पस से ईएमएफ स्टार्टिंग के अंदर उत्पन्न नहीं होता है। और वैसे दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता, आर्मेचर के साथ प्रतिरोध को कम करने के लिए नहीं, आर्मेचर का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए करते हैं। और प्रारंभिक विद्युत धारा को नियंत्रण करते हैं। हाँ, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि दोस्तों डीसी मोटर है जो स्टार्टिंग के अंदर अपनी जो फुल लोड धारा है उसका 5 से 7 गुना उच्च लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि आर्मेचर का प्रतिरोध निम्न होता है, एक तो मुख्य कारण ये है। दूसरा कि स्टार्टिंग के अंदर जब मोटर घूमना ही प्रारंभ करती है उस टाइम बेक ईएमएफ अर्थात ईबी का मान होता है 0। ईबी का मान 0 होने पर आर्मेचर में से अति उच्च धारा प्रवाहित होगी। इस ऐसी उच्च धारा को नियंत्रण करने के लिए हमें स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। किसी प्रत्यावर्ती अर्थात अल्टरनेटर को उत्तेजित करने वाला एक्साइटर होता है। जो प्रत्यावर्तक है उसके फील्ड पोल को स्थायी पोल निर्मित करने के लिए अर्थात स्थायी पोल निर्मित के लिए डीसी की आवश्यकता होगी। और डीसी के लिए कौन सा जनरेटर प्रयोग करते हैं? तो इसमें एस डीसी वाले वो ऑप्शन रखना, सीरीज जनरेटर हो सकता है, एसी जनरेटर ये नहीं हो सकता, एसी वाले का डायनमो ये हो सकता है, शंट जनरेटर। तो दोस्तों जो एक्साइटर के रूप में है वो शंट जनरेटर ही प्रयोग करते हैं, शंट या कंपाउंड। तो इसमें शंट दिया ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शंट। तो दोस्तों ये आज के 25 क्वेश्चन थे। अगर ये दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को पुश कर देना, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, मैं